सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के डुएस डायरेक्टेड की, जो कि पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर में पूछे गए। इसी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से ही डुएस डायरेक्टेड आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में डुएस डायरेक्टेड को समझते हैं। सो गाइस, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव। अब आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। 2011 में पूछा गया था, ठीक है। कब पूछा गया था? 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया था। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। अब आपको पैसिव में चेंज करना, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें चाहिए रहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हमने लिख दिया। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो यहाँ पर आप यूज़ करिए हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज यूज़ की जाएगी, इंग्लिश इज। अब आपको चाहिए V3, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। सारे पैसे में V3 का यूज़ करते हैं, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। अब क्या बचा आपका? ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। अब पीपल हट जाएगा, जी हाँ, याद रखिएगा, जब भी इस सब्जेक्ट में आपका पीपल आता है या फिर समबडी आता है, समवन आता है, नोबडी आता है, नो वन आता है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। तो राइट आंसर जो होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। बाय पीपल अगर आप लिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल करके मत आइएगा बच्चों। आपको बस इतना लिख देना है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। अब इंसानों के द्वारा ही बोली जाएगी, एनिमल्स बर्ड्स थोड़ी ना बोलेंगे, इसलिए ये अंडरस्टूड होता है। तो आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2011 का ही है। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज इल। इसमें करना क्या है आपको? मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का यूज़ करना है, तो बहुत ही ईजी है। बिकॉज का यूज़ करने के लिए आप फुल स्टॉप को हटाइए और सेंटेंस के बीच में आप लिख दीजिए बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज स्पेलिंग देख के लिख देना। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं गई, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी। तो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, जो कि रीज़न बताया जा रहा है कि राधा के स्कूल नहीं जाने का रीज़न क्या था भाई? शी वॉज इल। तो राइट आंसर बनेगा राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, ठीक है। तो बिकॉज आपको दोनों सेंटेंस के बीच में लगाना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। ही डज हिज ड्यूटी वेल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ये डू डज डिड वाले तो सेंटेंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम फेस किए होंगे, आपको खुद पता होगा कि डू डज वाले सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, और आप कन्फ्यूज भी होंगे, लेकिन सारा कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूँगा। देखो भाई, 2011 में आया, 16 में भी आया, और भी आया है ये। इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने की सबसे पहले पहचानो ये कौन से टेंस का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। डज यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। डू मतलब करना, और डज मतलब भी करना, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू में ES लग गया है, तो डज होगा, ठीक है। जैसे आई डू, ही डज, तो ही डज मतलब वह करता है, हिज ड्यूटी वेल, वह अपनी ड्यूटी अच्छी करता है। तो निगेटिव कैसे बनेगा? चलिए पहले हम लिखेंगे ही, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, देन हम लगाएंगे नॉट, और अब आप लगा दीजिए डू, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये मेन वर्ब है, और ये आपने डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब। ही डज नॉट डू, फिर क्या है भाई? हिज ड्यूटी वेल, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए हिज, देन ड्यूटी वेल, जैसा का तैसा आप राइट कर दीजिए। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। अगर आप ये डू नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो बिना डू के सेंटेंस को बनाकर आ जाते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होता है। अब इसको कंसेप्ट को समझ लो, जिससे कि आप ये गलती को रिपीट ना करो। ही आपने सब्जेक्ट यूज़ करा, भाई ही सब्जेक्ट है। फिर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज लगाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही शीट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाया जा रहा है, इसलिए नॉट लगा दिया। अब आपको चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो डज था, इस डज में से आपने ES हटा दिया, तो ये बता डू, बाकी हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, क्योंकि देखिए डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, दोनों ही कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हर फादर टीचर्स हर हिंदी। करना क्या है? चेंज इनटू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में चेंज करना है। पास्ट सिंपल में आप सभी को पता है V2 का यूज़ किया जाता है। तो टीचर्स की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉथ, TAUGHT, टॉथ। बस हर फादर टॉथ हर हिंदी, तो टीच की आपको पास्ट फॉर्म यूज़ करना है टॉथ, बाकी सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। टॉथ यूज़ कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। करना क्या है? चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, द चाइल्ड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में चेंज कराया है ना, चेंज इनटू प्रेजेंट इज। अब ING का यूज़ करेंगे, तो किराए में आप ING लगा दीजिए, क्राइंग,
बाकी फॉर मिल्क जैसा का तैसा लिख दीजिए। तो क्या बनेगा, द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर मिल्क। चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज का यूज़ करा, और किसी भी कंटिन्यूज में हम V1 ING का यूज़ करते हैं। तो क्राई में हमने क्राइंग कर लिया, ठीक है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर मिल्क मतलब कि बच्चा जो है वो दूध के लिए रो रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6 नंबर का है। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। करना क्या है भाई, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ के प्लेस पर आपको अनलेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, इफ़ को हटाना है, अनलेस का यूज़ करना। तो इफ़ को हटाइए, अनलेस लगाइए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये अनलेस हमने यूज़ किया, अनलेस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, अनलेस दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, तो डू नॉट हटा दीजिए, क्योंकि जब हम अनलेस का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, क्योंकि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड होता है, ऑलरेडी अनलेस में नॉट जुड़ा होता है, इसलिए हम अलग से नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। नॉट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी, ठीक है। तो इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली तो बनेगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली। अभी सब एक्सप्लेन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद दे विल बी पनिश, इसमें कुछ चेंज मत करो, इसको जैसा का तैसा लिख दो, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। तो देखो भाई पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव था, तो अनलेस का यूज़ करने के लिए हमने अफर्मेटिव कर दिया, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, मतलब वही निकला। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वे सही तरीके से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इसका भी वही सेंस निकला, ठीक है। यदि वे सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो इनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। बस पहला वाला अगर नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दो, और अगर पहला वाला अफर्मेटिव है तो बाद वाले को नेगेटिव बना दो। रूल को समझ लो, बहुत ही ईजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अनलेस का यूज़ करने के लिए अगर पहला वाला इफ़ वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दो, बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करो। अगर पहला वाला पहले से ही अफर्मेटिव है तो बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, तो अगर इसको हम अनलेस से बनाते तो फिर हम क्या यूज़ करते, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, ऐसा सेंटेंस आपका हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 7 नंबर का। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। बट का यूज़ करना है, दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगा दो, फुल स्टॉप को हटा देना। सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, तो बट को दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो कि 8 नंबर का। ही नोज मी वेल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का क्या आएगा आई, और आई के साथ क्या यूज होगा एम, नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी नॉन, आई एम नॉन। फिर अदर वर्ड में वेल है तो आप लिख दीजिए वेल, आई एम नॉन वेल। अब बाय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू हिम, आई एम नॉन वेल टू हिम। नो वर्ड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिए यहाँ पे टू लगेगा, ठीक है। टू हिम होगा, फुल स्टॉप लगा देना, पैसिव है। ही प्लेड क्रिकेट देयर, करना क्या भाई चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो क्या करोगे भाई ही है और इज लगा दीजिए, और प्ले को कर दीजिए प्लेइंग, ING लगा दीजिए, ही इज़ प्लेइंग। बाकी क्रिकेट देयर आप लोग कर लेंगे ना, ही इज़ प्लेइंग हो जाएगा, इज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी और प्ले में ING लगा दीजिए, प्लेइंग हो जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव मतलब, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। द मेन हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज द मेन ब्रिंग्स मिल्क, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु वाला बिल्कुल आता है। कंबाइन द में कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज में हु से कंबाइन होगा, क्यों होगा क्योंकि द मेन यहाँ पर है और यहाँ पर भी द मेन है, ठीक है। सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाएंगे तो हु लगेगा, तो करोगे क्या भाई द मेन लिख लिया, इसके बाद ये जो द मेन है इसको हटा दो, इसकी प्लेस पर आप लगा देना हु, और फिर क्या है भाई ब्रिंग्स, हु ब्रिंग्स क्या लेकर आता है मिल्क, मिल्क, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। फिर हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज, तो यहाँ से हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज आ जाएगा। चलो इसको एक बार अच्छे से देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से बता देता हूँ। पहले आप ये द मैन को नोट करिए, द मैन आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये आपका द मैन हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों में द मैन कॉमन है, पर्सन वाली बात चली इसलिए हु लगेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला सेंटेंस का ये द मेन है, इसको हटा दिए, इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि हु है, इसका मतलब होगा जो, द मेन हु। और नीचे वाला सेंटेंस जैसे का तैसा लिख लो, द मेन हु ब्रिंग्स मिल्क, तो क्या लिखोगे द मेन हु ब्रिंग्स मिल्क, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। अब क्या बचा, ऊपर वाले सेंटेंस में आ जाओ, ये बचा हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज, तो बस इसको लिख दो, कैसे लिखोगे, पहले लिख दो हैज़ नॉट कम फॉर टू
डेज, ये अच्छे से आप लिख देना, राइटिंग पे ध्यान मत देना। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 डेज, व्यक्ति जो मिल्क लेकर आता है 2 दिन से नहीं आया है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज वाला बिल्कुल पक्का आपके एग्जाम में एक आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 10 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा दिया, 1 से लेकर 10 तक डू इज डायरेक्टेड हमने डिटेल में समझ ली है। और अभी बाकी के एक्सप्लेन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगा, इसलिए वीडियो को यही रोका जाता है। बाकी के 11 से लेकर जितने भी डू इज डायरेक्टेड है सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कराया जाएगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो। तो 10 हमने कवर कर लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पहला काम ये करिए कि इन 10 की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये जो 10 आपको एक्सप्लेन करा इनकी प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाकर देखिए, क्वेश्चन देखिए, उनके आंसर बनाइए। कोई प्रॉब्लम जाती है तो वीडियो को चेक करिए, वीडियो को देखिए, प्ले करके देखिए, आपसे बनने लगेंगे। आई होप आपसे बनने लगेंगे। अब आप सीख रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप इसकी बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करिए और जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आया जाएगा, जिसमें बाकी के जो ड्रेस डायरेक्टेड रह गए हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।